नमस्कार। दवाइयाँ के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अलग अलग तरह के दर्द निवारक दवा या फिर इसको आप पेन किलर बोलते हो कि अलग अलग दवाओं को देख रहे थे, जिसको हम लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी बोलते हैं या फिर एनएसएआईडी भी बोलते हैं। लेकिन आज का जो हमारा दवा है ये तो एनएसएआईडी क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन ये एज एन पेन किलर हम लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका जो डोज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट करता है। कुछ है कॉन्ट्रडिक्शन जो आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा दवा है वो है आपको एस्प्रिन। तो एस्प्रिन एज अ पेन किलर यूज नहीं होता है, जबकि ये एनएसएआईडी क्लास से बिलोंग करता है। इसके अलावा ये सैलिसिलिकेट ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका जो दूसरा नाम इसके केमिकल कंपोजिशन पे पड़ता है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एस्प्रिन आखिर यूज कहाँ होता है और कैसे यूज होता है, तो पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको जैसे बाकी एनएसएआईडी होते हैं सेम वैसे ही होता है। साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2 यानी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 ये दोनों के ऊपर बाइंड करता है, दोनों के प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेशन को रोक देता है। लेकिन जब ये कॉक्स 1 पे बाइंड करता है तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक हो जाता है। होता क्या है, कॉक्स 1 पे ये इरिवर्सिबल तरीके से बाइंड करता है, कॉक्स 1 के सेरीन रेडियो पे ये बाइंड करता है, जिसकी वजह से फिर ये रिवर्स आपको नहीं हो पाता है। मतलब जो बाइंडिंग होती है, जो ब्लॉकिंग होती है, वो रिवर्स नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेशन नहीं हो पाते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन के सीक्रेशन नहीं हो पाते हैं तो जो ये कॉक्स 1 और प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, ये बाकी एनएसएआईडी क्लास में तो आपको फ्रेंडली है हमारे लिए, लेकिन जब एंटी कोगुलेंट या एंटी प्लेटलेट्स की तरह उपयोग करना हो किसी दवा को, तो वहां पे ये हमारे लिए फ्रेंडली नहीं होता है। वहां पे ये ब्लड में थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होता ये है कि जो कॉक्स 1 और प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो आर्चिडोनिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं, और ये आर्चिडोनिक एसिड जो होता है वो थ्रोम्बोक्सिन ए2 का सिंथेसिस करता है। थ्रोम्बोक्सिन ए2 बहुत ज्यादा पोटेंट, आपको हार्मोन बोल सकते हैं, केमिकल बोल सकते हो, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट्स के कोगुलेशन के लिए, यानी ब्लड के थक्के को जमने के लिए। तो जब ये थ्रोम्बोक्सिन ए2 का सिक्रेशन नहीं करवाता है तो ब्लड में थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, जब ये कॉक्स 2 पे बाइंड करता है तो वहां पे क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है कॉक्स 2 वाला, वो पेन रिस्पॉन्सिबल होता है, और उससे क्या होता है, पेन जो होता है वो सेंसेशन खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की हम बात करें तो ये बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब होता है, ओरल लेने के बाद पूरे बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारे इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में और स्टमक में ये एब्जॉर्ब हो पाता है। इसका जो आपको मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है, और किडनी के माध्यम से ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर हम लोग इसे यूजर्स की बात करें जहां पर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा था, तो एज एन ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है। ये बुखार उतारने में भी यूज कर सकते हो आप इसको, और इसको हम लोग दर्द के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। किस तरह का दर्द में यूज कर सकते हैं हम लोग, तो हेडेक हो गया, डेंटल पेन हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, किसी प्रकार का आर्थराइटिस, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, वहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। हेड उसके अलावा अगर किसी को पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो रहा है तो वहां भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इसका जो सेकंड यूज है वो है मायोकार्डियल इंफेक्शन, स्ट्रोक या फिर इस्चीमिया जो होता है हार्ट में, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। पोस्ट मायोकार्डियल इंफेक्शन भी इसका यूज किया जाता है ताकि दोबारा किसी व्यक्ति को स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये इसका यूज है। लेकिन जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है वो डोज में एक्चुअली पैदा होता है। होता है क्या है कि जब आप इसको एज अ पेन किलर यूज करते हो तो वहां पे इसका डोज 325 mg से लेके 650 mg तक दिन में एक बार होता है। अगर हम लोग इसका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये डोज आपको बढ़ के 2 से 4 ग्राम हो जाता है, जो बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर हम लोग इसका एज एंटी प्लेटलेट्स की तरह बात करें तो ये डोज आपको 75 mg से लेके 150 mg के बीच में रहता है पूरे दिन भर में। तो आप ये देख रहे हो कि एंटी प्लेटलेट्स का डोज कितना कम है, और एंटी पायरेटिक, एनाल्जेसिक और फिर एंटी इंफ्लेमेटरी का डोज कितना हाई है, जबकि उससे कहीं कम डोज में और भी दवाई मौजूद है और सेफ है, क्योंकि इतना ज्यादा डोज लेने पे किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, अल्सर, ब्लीडिंग या फिर कभी कभी रीनल इंपेयरमेंट देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेट, अल्कोहल और अदर एंटीकोगुलेंट के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ नहीं होता है। आपको कोई भी दवा अपने से कभी भी मत किया करिए। यूट्यूब का वीडियो आपको सलाह देने के लिए नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन देने के लिए पर्पज से होता है। आप कोई भी दवा हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह पे यूज करिए, जैसे डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए,
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो ख्याल रखिए।